हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। तो क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कम्बशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने कम्बशन को कंप्लीट कर लिया था और फ्लेम में हमने फ्लेम के जो है संरचना के बारे में, यानी कि ज्वाला की संरचना के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो एक बार जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसे रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हमने सबसे पहले दहन के बारे में बात की थी। ठीक है, दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया था। दहन के उदाहरण क्या क्या है, दहनशील और गैर दहनशील पदार्थ क्या होते हैं। फिर दहन के उत्पाद के बारे में बात की थी और ये भी पढ़ा था साथ साथ कि ज्यादातर जो हमारे फ्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, फिर दहन के प्रकार के बारे में बात की थी, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ये जो विस्फोट है, फिर हमने एक और कुछ और टाइप्स पढ़े थे, जैसे कि पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। फिर बात की थी कि दहन के लिए आवश्यक जो शर्तें हैं वो क्या क्या हैं। फ्यूल है, दहनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन है और प्रज्वलन तापमान, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। फिर हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बात की थी कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं और कैसे आग को कंट्रोल यानी कि नियंत्रण किया जाए, नियंत्रित किया जाए। तो अलग अलग मेथड्स हैं इसके जो हमने देख लिए थे, यहाँ पर क्लियर है। फिर ज्योति क्या है, यानी कि ज्वाला क्या है, कौन ज्वाला बनाता है कौन नहीं बनाता, की संरचना क्या है, अलग अलग पार्ट्स क्या है, पार्ट्स क्या शो करते हैं, ये सभी हमने बात कर ली थी। आज हमें इसके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करना है, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या था ज्वाला के बारे में। ठीक है, तो जैसे फ्लेम है तो हमने पढ़ा इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा आउटर जोन, एक है मिडल जोन यानी कि मध्यम भाग, ये सबसे बाहरी भाग, मध्यम भाग, और सबसे अंदर का भाग जिसे हम क्या कहते हैं, इनर मोस्ट जोन। अगर यहाँ पर कलर की बात करें तो जो आउटर जोन है वो है ब्लू कलर का, जो इनर जोन है वो है येलो कलर का, येलो, और जो इनर मोस्ट जोन है, मिडिल जोन येलो और इनर मोस्ट जोन है ब्लैक कलर का। अगर कंबशन की बात करें तो आउटर जोन में होता है कंप्लीट कंबशन यानी कि पूर्ण दहन, मिडिल में होता है पार्शियल कंबशन यानी कि आंशिक दहन। ठीक है, इनर मोस्ट में होता है अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल्स, अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल्स। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो जो आउटर जोन है वो होता है हॉटेस्ट पार्ट, जो मिडिल जोन है ये होता है मॉडरेटली हॉट, और जो इनर मोस्ट जोन है वो होता है लीस्ट हॉट। ऐसे करके हमने बात कर ली थी, है ना। आउटर जोन यानी कि बाहरी क्षेत्र नीले रंग का होता है, पूर्ण दहन होता है यहाँ पर, और सबसे गर्म भाग होता है। वैसे ही मिडिल जोन जिसको हम कहते हैं मध्य भाग, ठीक है, ये होता है येलो कलर का, यहाँ पर होता है आंशिक दहन और ये होता है मध्य गर्म। फिर बात आती है इनर मोस्ट जोन यानी कि जो सबसे अंदर की जोन है, आंतरिक भाग जिसे हम कहते हैं, ये होता है ब्लैक कलर का। यहाँ पर होते हैं बिना जले मोम के वाष्प, बिना जले मोम का वाष्प यहाँ पर पाया जाता है, और ये होता है लीस्ट हॉट यानी कि सबसे कम गर्म। इस तरीके से हमने ये सारा पढ़ लिया था अच्छे से, बहुत डिटेल में। ठीक है, तो ये रिवीजन भी यहाँ पर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोमबत्ती की लौ के भागों के दैनिक जीवन में उपयोग के उदाहरण। अब दैनिक जीवन में ये जो मोमबत्ती है, ये जो उसकी जो लौ है, ज्वाला है, उसके जो अलग अलग भाग है उनका क्या उपयोग होता है। ठीक है,
तो जब एक साफ कांच की प्लेट या स्लाइड को स्थिर मोमबत्ती की लौ के प्रकाश क्षेत्र में लगभग 10 सेकंड तक रखा जाता है तो प्लेट पर एक गोलाकार काला छल्ला दिखाई देता है। यह छल्ला लौ के प्रकाशमान भाग से बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दिखाता है। तो ये क्या दिखाता है, यहाँ पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को दिखाता है, ऐसे पार्टिकल्स जो अभी तक जले हुए नहीं है, जिस वजह से इसका जो अंदर का भाग है ना वो काला होता है। तो ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को दिखाता है, ठीक है, उसके जो जमाव है, डिपोजिशन है, उसको दिखाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप एक पतले तांबे के तार को लौ के ठीक अंदर लगभग 30 सेकंड तक रखें तो आप देखेंगे कि लौ के बाहर वाला तार का हिस्सा लाल हो जाता है। यह दर्शाता है कि लौ के उस अप्रकाशित क्षेत्र का तापमान जहां तार स्थित है ज्यादा है। तो ये क्या बताता है, जो अप्रकाशित क्षेत्र है उसका जो तापमान है वो कैसा है, ज्यादा है। दरअसल यही क्षेत्र लौ का सबसे गर्म हिस्सा है और यही क्या होता है, लौ का सबसे गर्म हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि जिसे हम आउटर पार्ट भी कहते हैं, वो सबसे गर्म हिस्सा होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स ये हो गए हैं, बाकी डिस्कस करते हैं आगे। पहले इतना नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सुनार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए लौ के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं क्योंकि यह इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक उच्चतम तापमान प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं सुनार, क्योंकि ये उच्चतम तापमान प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का तेल और पिघला हुआ मोम जलने पर वाष्प बन जाते हैं, लेकिन लकड़ी का कोयला जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता और ना ही वाष्प बनाता है। तो मिट्टी का तेल, पिघला हुआ मोम जलने पर वाष्प बन जाते हैं, जबकि लकड़ी का कोयला जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता और ना ही वाष्प बनाता है। ठीक है, सोना और चांदी पिघलाने के लिए सुनार लौ के सबसे बाहरी क्षेत्र में फूंक क्यों मारते हैं, क्योंकि यह उसका सबसे गर्म हिस्सा होता है। सोने और चांदी का गलनांक अधिक होता है, इसलिए सुनार सोने और चांदी को जल्दी पिघलाने के लिए ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र में फूंक मारते हैं। ठीक है, जल्दी पिघलाने के लिए, क्योंकि उनका जो गलनांक है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, चलो, तो ये 2 क्वेश्चन भी थे यहाँ पर, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईंधन क्या है, अब ईंधन के बारे में बात करते हैं। अब ईंधन तो हमने सुना ही है, सुना क्या है, अभी तक हमने पढ़ा है अलग अलग ईंधनों के बारे में। अब ईंधन क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, फ्यूल या ईंधन दोनों एक ही चीज है। अब ये ईंधन है क्या, जिसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, चलो, जिसका हम कंबशन करते हैं। ईंधन, फ्यूल या दहनशील पदार्थ एक ही है। वे पदार्थ है जो हमें ऊष्मा देते हैं, जलाते हैं तो क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, जिसका उपयोग हम घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे लकड़ी, मिट्टी का तेल और पेट्रोल। इसके अलावा और भी हो सकती हैं, हाँ, और भी कई सारे ईंधन होते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ जो दहन के बाद उपयोग योग्य मात्रा में ऊर्जा, दहन के बाद उपयोग योग्य मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। ठीक है, जैसे ऊष्मा उत्पन्न करता है, या हम ऊर्जा कह लें, ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए ऊष्मा ऊर्जा मुख्य रूप से लकड़ी, लकड़ी का कोयला, पेट्रोल और मिट्टी के तेल जैसे स्रोत से आती है, जिन्हें ईंधन कहा जाता है। ठीक है, तो ईंधन के अलग अलग यहाँ पर टाइप भी दिए हुए हैं, अलग अलग ईंधन, जैसे लकड़ी का कोयला है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है। ठीक है, अलग अलग ये स्रोत हैं, अलग अलग ये ईंधन है। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है। फिलहाल आपको सिर्फ इतना देखने की ईंधन किसे कहा जाएगा, जो हमें ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करता है जब इन्हें जलाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, अलग अलग तरह के ईंधन हमारे पास हैं, जो हमारे घरेलू और औद्योगिक
उद्देश्यों के लिए हम जिनका उपयोग करते हैं, जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है और भी कई सारे फ्यूल यानी कि ईंधन है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। आदर्श ईंधन क्या है, जिसको हम एक गुड फ्यूल कहेंगे। एक गुड फ्यूल क्या है, चलिए तो इसको समझते हैं। आदर्श ईंधन वह है जो न केवल आसानी से उपलब्ध हो और सस्ता हो, बल्कि हवा में आसानी से और मध्यम रूप से जलता हो, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो दर्शाते हैं एक अच्छे ईंधन को कैसा होना चाहिए। देखो, एक अच्छे ईंधन को आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। देखो, कोई ईंधन अच्छा है लेकिन आसानी से उपलब्ध ही नहीं है तो वो ईंधन अच्छा होगा क्या, नहीं होगा। तो अच्छे ईंधन को आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, हवा में आसानी से और मध्यम रूप से जलता हो, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो तथा कोई अवांछित पदार्थ पीछे ना छोड़ता हो, यानी कि कोई भी रेजिड्यू ना छोड़ता हो। जैसे अगर हम लकड़ी की बात करते हैं तो लकड़ी भी क्या है, एक ईंधन है। देखो, आसानी से मिल तो जाता है लेकिन इसका नुकसान भी है कि हमें पेड़ काटने पड़ते हैं, तब जाकर के हमें लकड़ी एज अ फ्यूल मिलती है। ठीक है, फिर ये जो है आसानी से कहीं ले जाया नहीं जा सकता क्योंकि लकड़ियां काफी भारी होती हैं, इसे काटना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम इसे जलाते हैं तो ये जो है इसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये धीरे धीरे जलता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगाता है जलने में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब ये जलता है तो ये काफी सारा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि अगर सीधा सीधा कहें तो ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और जलने के बाद ये अपने पीछे जो है रेजिड्यू भी छोड़ता है ना, कुछ राख, कोयला, ये सारी चीजें भी ये छोड़ता है ना, छोड़ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं लकड़ी एक फ्यूल है, ठीक ठाक फ्यूल है लेकिन ज्यादा अच्छा फ्यूल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, यह असंभव है कि हमें ऐसा ईंधन मिल जाए जिसे पूर्णतः उपयुक्त माना जाए। तो हाँ, ऐसा इतना ज्यादा इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है कि हमें ऐसा फ्यूल मिल जाए जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, इसके अलावा ये भी हो कि वो पॉल्यूशन ना करता हो। ठीक है, तो चलिए, बल्कि हमारा लक्ष्य ऐसा ईंधन ढूंढना होना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग के लिए आवश्यक अधिकांश मानदंडों को पूरा करता हो। ठीक है, सभी ईंधनों की लागत एक समान नहीं होती, कुछ ईंधन अन्य की तुलना में अधिक किफायती होते हैं। सबकी लागत जो है वो एक समान नहीं होती। उदाहरण के लिए मेथनॉल, गैसोलीन, डीजल, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन, बायोडीजल, ये सभी क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या समझा कि एक अच्छा ईंधन क्या होता है। ठीक है, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि हमें वो मिले ही मिले जिसमें सारी क्वालिटीज हों। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ ईंधन के बारे में हमने बात की, ईंधन के कुछ उदाहरण यहाँ पर भी हैं ही। ठीक है, तो चलिए इन पॉइंट्स को आप नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग तरह के फ्यूल्स हमारे पास हैं, कुछ सॉलिड हैं यानी कि ठोस, कुछ लिक्विड और कुछ गैसेस यानी कि कुछ तरल हैं और कुछ गैसियां हैं। ठीक है, चलो कौन कौन से हैं, जैसे ये इंक्लूड सब्सटेंसेस जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, कोक है, ये सभी हमारे पास सॉलिड फ्यूल्स है। अगर बात करते हैं लिक्विड की तो पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, ये सभी हमें पेट्रोलियम से भी मिलते हैं। ठीक है, गैसियस फ्यूल की बात करें तो नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस है, वाटर है, कोल है। ठीक है, इसके अलावा वजह से वाटर नहीं है, वाटर नहीं, वाटर की जगह आप लिख सकते हो बायोगैस। बायोगैस भी क्या है, एक गैसियस फ्यूल है तो बायोगैस भी तो फ्यूल ही है। ठीक है, इसको भी हम फ्यूल मान सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ईंधन के प्रकार को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कहा कि ठोस ईंधन, तो ठोस ईंधन दहनशील पदार्थ होते हैं जो कमरे के तापमान पर ठोस रहते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ठोस रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कोयला है, कपूर है, लकड़ी है,
ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, ठोस ईंधन के। बात करते हैं तरल ईंधन की। वाष्पशील तरल पदार्थ जो दहनशील वाष्प उत्पन्न करते हैं, ये कैसे हैं, वाष्पशील तरल पदार्थ हैं जो दहनशील वाष्प उत्पन्न करते हैं, उन्हें तरल ईंधन कहा जाता है। ये हमारे वाहनों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ईंधन है। तो वाहनों में उपयोग किया जाता है, जैसे पेट्रोल है, कैरोसिन है, डीजल है। तो आप जानते हैं पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहन जैसे कि स्कूटी है, स्कूटर है, कार है, ठीक है, इनमें यूज किया जाता है। कैरोसिन का उपयोग जेट इंजन, जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जेट एयरक्राफ्ट है, उनमें एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। डीजल का उपयोग जो हमारे भारी मोटर वाहन है, जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, इनमें किया जाता है। जनरेटर्स में भी डीजल का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, गैसीय ईंधन के बारे में बात करते हैं। दहनशील गैसों या दहनशील गैसों के मिश्रण को गैसीय ईंधन कहा जाता है। दहनशील गैसों को कहें या दहनशील गैसों के मिश्रण को गैसीय ईंधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सीएनजी है, ठीक है, एलपीजी है, प्रोपेन है, बायोगैस है, मीथेन है, ठीक है, मीथेन भी है, तो कोल गैस है, इसके अलावा प्राकृतिक गैस है। तो ये सभी क्या है, हमारे पास अलग अलग गैसीय ईंधन है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर भी तो देखे थे, हमने यहाँ पर भी तो देखे हैं अलग अलग ईंधन। ठीक है, उन्हीं को हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ा है। ठीक है, चलिए, तो इनको आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में आप एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। अगला है ईंधन दक्षता। ईंधन दक्षता के बारे में बात करते हैं। ईंधन दक्षता उसके कैलोरी मान पर निर्भर करती है, यानी कैलोरीफिक वैल्यू पर निर्भर करती है। किसी ईंधन का कैलोरी मान 1 किलोग्राम ईंधन को पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, 1 केजी ईंधन का जब हम क्या करते हैं, कंप्लीट कंबशन करते हैं, से उत्पन्न जो भी ऊष्मा है वही क्या होगी, उसकी कैलोरी मान होगा। ठीक है, ईंधन के कैलोरी मान को नापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई जो है वो है किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि किलो जूल पर केजी। ठीक है, क्या है, केजे पर केजी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, कैलोरी मान क्या निर्भर करता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर है, चलो इतना नोट करो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग फ्यूल दिए हुए हैं और उनकी अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है। अब इन कैलोरीफिक वैल्यू से आप पता लगा सकते हो कौन सा अच्छा फ्यूल है। यानी कि देखो, जिसकी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या होगा, एक अच्छा फ्यूल होगा। कम कैलोरीफिक वैल्यू वाला उतना अच्छा फ्यूल नहीं होगा। यानी कि 1 केजी जब हम इन सभी फ्यूल को जलाते हैं तो इतना किलो जूल पर केजी क्या निकलती है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा वो एक अच्छा फ्यूल होगा। जो उतनी ऊष्मा उत्पन्न नहीं करेगा उतनी क्वांटिटी में, 1 केजी में, वो उतना अच्छा फ्यूल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो हाइड्रोजन जो है वो काफी अच्छा फ्यूल है। ठीक है, बायोगैस, हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है, बायोगैस भी एक अच्छा फ्यूल है। एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, ये भी क्या है, अच्छे फ्यूल हैं। अब इसके बाद के जितने भी, जैसे आप डीजल है, कैरोसिन है, पेट्रोल है, तो ये सब भी ठीक ठाक फ्यूल हैं, इतने ज्यादा अच्छे भी नहीं है, इतने बुरे भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कोल की, तो कोल भी ठीक ठाक है। ठीक है, अगर हम वुड और काउडंग केक के बारे में बात करते हैं तो ये कैसे फ्यूल है, ये इतने अच्छे फ्यूल नहीं है। ठीक है, चलो तो कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं।
अगर हम तालिका को देखें तो हम पाएंगे कि हाइड्रोजन सबसे अधिक कुशल ईंधन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद एलपीजी है और सीएनजी और मीथेन इसके बाद आते हैं। इसके बाद केरोसिन, डीजल और मीथेन का स्थान आता है। यहाँ गोबर का उपला सबसे कम कुशल ईंधन है। तो सबसे कम कुशल ईंधन क्या है? गोबर का उपला है, यानी कि जो हमारे पास क्या है, काउ डंग केक जिसे हम कहते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्यूल अच्छा है, कौन सा फ्यूल अच्छा नहीं है। और अच्छे ईंधन के क्या क्या गुण है वो भी हमने पढ़ लिए थे कि आसानी से अगर मिल जाता है, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट है वो अगर सही है, यानी कि ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक प्राइस का है, तो वो भी एक अच्छा फ्यूल है। इसके अलावा जो इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, जिसे कहीं ले जाना, कहीं से लेकर के आना आसान हो, ठीक है, वो भी एक अच्छा फ्यूल है। अच्छा, जो कोई पॉल्यूशन ना करता हो, कोई रेजिड्यू ना छोड़ता हो, वो भी क्या होता है? एक अच्छा फ्यूल होता है। ठीक है, चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आज हमने काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। जैसे हमने दहन के बारे में तो पहले पढ़ लिया था, लेकिन ज्वाला के बारे में आज हमने पढ़ा। ठीक है, इसके जो अलग अलग भाग हैं, इसकी संरचना है वो कैसे होती है, एक कुशल ईंधन क्या होता है, ठीक है, कुशल ईंधन के गुण क्या क्या हैं, ठीक है, हम किसे एक कुशल ईंधन कहेंगे इसके बारे में हमने बात की। ठीक है, अलग अलग प्रकार के ईंधन, ठोस ईंधन, तरल ईंधन और गैसीय ईंधन, ये क्या क्या होते हैं, इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में बात की। फिर हमने बात की ईंधन दक्षता के बारे में, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। ठीक है, कौन सा ईंधन अच्छा है ये कैसे हम पता लगाएंगे? कैलोरीफिक वैल्यू से। ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसकी यूनिट किलो जूल पर केजी होती है। क्लियर है? तो बाकी इससे आगे चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।